वेलकम बैक टू आईएएस अंसारी चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी भाइयों का, सभी बहनों का। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट हमसे जुड़ जाएं और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, ये आपको पता ही होगा कि कितने बजे से चल रही हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर की क्लास रात 9 बजे से, फर्स्ट पेपर की क्लास रात 8 बजे से, और इसके अलावा जो थर्ड पेपर है विज्ञान का, इसकी क्लास आपको रात 7 बजे से, फिफ्थ पेपर आपका सोशल साइंस की क्लास आपको शाम 6 बजे से। ये क्लासेस जो है वो लगातार आपको देखने के लिए मिल रही 6, 7, 8, 9। ठीक है, बाकी अगले सब्जेक्ट की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही जैसे ही आपके ये क्लास समाप्त होंगी, यानी कि ये सब्जेक्ट खत्म होगा, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2016 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दी जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। कोठारी आयोग के सदस्यों के नाम बताना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, इनके ही नाम पर कोठारी आयोग का नाम पड़ गया। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी क्या थे ये बताना है आपको, अध्यक्ष जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आगे बताना है, ठीक है, आगे बताना है। ठीक, आगे हैं आपके श्री ए आर दाऊद भूतपूर्व स्थापन निदेशक माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय न्यू दिल्ली। ठीक है, तीसरे थे आपके मी एच एल एल्विन। ठीक है, मी एच एल एल्विन निदेशक थे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लंदन, विश्वविद्यालय लंदन से। ठीक है, अगला यहाँ पर नाम देख सकते होंगे श्री आर ए गोपाल स्वामी, ये निदेशक थे, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला पांचवा नाम देख सकते होंगे यहाँ पर सदस्यों के, प्रोफेसर सदातोशी इहारा स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग वासेडा विश्वविद्यालय टोक्यो के ये सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद अगले सदस्य के रूप में हम यहाँ पर किसे देख रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर वेणुशंकर झा भूतपूर्व निदेशक थे ये। अगले सदस्य हम यहाँ पर श्री प्रेम कृपाल शिक्षा सलाहकार और सचिव थे, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार न्यू दिल्ली के। अगले सचिव में यहाँ पर प्रोफेसर एच.पी. माथुर, ठीक है, प्राध्यापक हैं अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के। ठीक है, इसके बाद हैं यहाँ पर अगले सदस्य डॉक्टर बी के पाल, ठीक है, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली। उसके बाद अगले सदस्य हैं यहाँ पर 10 नंबर के कुमारी एस पानंदीकर, प्राध्यापक शिक्षा विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय मारवाड़। ठीक है, इसके बाद अगले यहाँ पर सदस्य जो थे, यहाँ पर बहुत सारे सदस्य अभी आगे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अगले सदस्य हैं वो हैं यहाँ पर प्रोफेसर राजर खैल निदेशक सेंटर फॉर पॉपुलेशन स्टडीज हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूएसए से थे ये। अगले सदस्य थे यहाँ पर डॉक्टर के जी सैयदीन भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा सलाहकार थे। इसके अलावा अगले सदस्य थे डॉक्टर तिरगुल सेन, तत्कालीन उपकुलपति जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता से थे ये। इसके बाद अगले सदस्य जो थे वो थे यहाँ पर प्रोफेसर एम ए शुभोविस्की निदेशक मैथडोलॉजिकल डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड स्पेशल एजुकेशन, यह स्पेशल सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ से ये बिलोंग करते थे मॉस्को से, विश्वविद्यालय मॉस्को यूनिवर्सिटी मॉस्को। और अंतिम से जो सदस्य थे इनका नाम था एम जी तोमा। ठीक है, ये इसके अंतिम सदस्य थे एम जी तोमा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन फ्रांस यूनेस्को पेरिस के भूतपूर्व सहायक महानिदेशक थे। तो इस तरह से ये शिक्षक जो यहाँ पर सदस्य थे, ठीक है, कोठारी आयोग के, वो यहाँ पर आपको सारे सदस्य याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल के हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। कोठारी कमीशन की क्या संस्तुतियाँ थी वो यहाँ पर बताना है। तो भारतीय सरकार ने, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने शिक्षा के समय पक्षों पर गहराई से विचार करने के लिए इस आयोग का गठन सन 1964 में किया था, कोठारी आयोग का। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.एस. कोठारी थे, उनके ही नाम पर कोठारी आयोग इसका नाम रखा गया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम कोठारी कमीशन पड़ गया। इस आयोग ने शिक्षा की उन्नति के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत कर दिए। अभी सुझाव यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या सुझाव थे? प्राथमिक स्तर के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, प्रतिभाशाली छात्रों को भैया स्कॉलरशिप भी दी जाए। तीसरा था आपका विकलांग जो पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं, दिव्यांग, उनके लिए प्रत्येक जिले में अलग विद्यालय खोले जाएं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगले सुझाव था इनका, अध्यापकों के वेतन प्रशिक्षण और स्थिति में सुधार किया जाए। स्त्री तथा पुरुषों की शिक्षा के अंतर को दूर किया जाए, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ सभी को एक समान शिक्षा दी जाए। इसके अलावा अगला यहाँ पर जो इनका था उद्देश्य, या जो यहाँ पर कह लीजिए संस्तुतियाँ, ठीक है, वो क्या था वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगला जो संस्तुति वो थी, उस स्तर पर बुक बैंक की व्यवस्था की जाए, यानी कि बुक बैंक स्थापित किए जाए। अगला था यहाँ पर पंचम वर्षीय योजना पूरी होने के तक निम्न प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क बना दिया जाए। ठीक है, निम्न प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कैसा फ्री एजुकेशन किया जाए। अगला इनका संस्तुति थी पिछड़े वर्ग को आदिवासियों की शिक्षा में विस्तार के लिए उन्हें छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं भैया तेजी से उपलब्ध कराई जाएँ।
और अगला पॉइंट आप देख सकते हो कि प्रत्येक विद्यालय में राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। अगला पॉइंट था शिक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे छात्र व अध्यापकों के लिए सार्थक विशेष पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए। और अगले पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे सरकारी विद्यालयों के समान गैर सरकारी विद्यालयों की स्थिति में भी भैया सुधार किया जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट था स्त्रियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्टार्ट किए जाएँ। ठीक है, व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें। अगला पॉइंट था विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम के दोषों को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, जो विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम है उनके दोषों को किया जाए समाप्त। ठीक है, अगला सवाल था कोठारी आयोग की जांच के विषय क्या थे। अगला सवाल है हमारा कोठारी आयोग की जो जांच है उसके विषय क्या थे। तो 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की जांच के विषयों को निम्नलिखित शब्दों में लिखित कर दिया गया कि भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके तब सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के विषय में परामर्श देगा। ठीक है, क्या देगा, परामर्श देगा। आयोग को चिकित्सा या कानून की शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह इन समस्याओं को उन पक्षों की जांच कर सकता है जो व्यापक जांच की दृष्टि से आवश्यक हों। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया कि शिक्षा आयोग को अपना प्रतिवेदन 31 मार्च सन 1966 तक प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे, किंतु कुछ कठिनाइयों के कारण उसने अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि से लगभग 3 माह बाद अर्थात 29 जून सन 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री MC छांगला के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और लगभग 700 प्रश्नों यानी कि 700 पन्नों का ये प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित था। इसका नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्या नाम था उसका, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, इसका नाम था। इसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में छात्र की अनुशासनहीनता के कोठारी आयोग कमीशन ने क्या कारण बताए थे। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में जो छात्र की अनुशासनहीनता होती है, तो अनुशासनहीनता पर कोठारी आयोग यानी कोठारी कमीशन ने क्या कारण बताए थे कि छात्र किस वजह से अनुशासनहीन रहता है। तो कोठारी आयोग ने कुछ कारणों का उल्लेख किया जो संक्षिप्त होते हुए भी विस्तृत हैं। यह कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला, छात्रों का अनिश्चित भविष्य। ठीक है, छात्रों व शिक्षकों में पारस्परिक संपर्क का अभाव, अनेक शिक्षकों में विद्वता का अभाव, छात्रों की समस्या में उनकी अरुचि, अनेक पाठ्य विषयों का यांत्रिक व असंतोषजनक स्वरूप, कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को भी दोषपूर्ण बताया गया। इसके बाद अनेक पाठ्यक्रमों के बाद शिक्षा संस्थाओं की विशाल संख्या बताई गई, शिक्षा संस्थाओं की ज़्यादा संख्या, शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण और सीखने की अपर्याप्त सुविधाएं बताई गई, शिक्षा संस्थाओं में अध्यक्षों में दृढ़ता, कल्पना व कुशलता का अभाव बताया गया, शिक्षा संस्थाओं के कार्य में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बताया गया। कुछ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की पारस्परिक राजनीति बताई गई और देश के सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का भी अभाव बताया गया, जिस वजह से छात्र में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। हायर एजुकेशन में ऐसा कहना था। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है सवाल संख्या 25। कोठारी आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए गए थे। तो जो सुझाव दिए गए थे वो निम्न प्रकार हैं। शिक्षा और प्रशासन से संबंधित सब कमियों को दूर किया जाना चाहिए, शिक्षा के सब स्तरों और संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए, छात्र संघ और छात्रों की सभी समितियों में शिक्षक अवश्य होने चाहिए, उच्च शिक्षा की सब संस्थाओं द्वारा छात्रों को निर्देशन और परामर्श दिए जाने का कार्य भी किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि छात्रों में स्व अनुशासन और सकारात्मक अनुशासन की भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम और सम्मान पर आधारित एक दूसरे के का साथी होने की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट था यहाँ पर संपूर्ण विश्वविद्यालय जीवन को एक माना जाना चाहिए, संपूर्ण विश्वविद्यालय जीवन को एक माना जाना चाहिए, अतः छात्रों, शिक्षकों और प्रशासक के मध्य विभेदीकरण के सब प्रयासों का बिल्कुल अंत कर देना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी की सभा और साहित्यिक परिषद, कोर्ट एंड काउंसिल के छात्रों के प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि वे अपने दायित्वों को समझ सकें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी मांगों को प्रस्तुत भी कर सकें। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया इन सुझावों का सतर्कता से अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए निम्न 8 उपाय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यथा उच्च शिक्षा के दोषों का निवारण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था हो, छात्र क्रियाओं, छात्र कल्याण सेवाओं की व्यवस्था हो, अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं का आयोजन किया जाए, छात्रों और शिक्षकों में निकट संपर्क का स्थापित किए जाए, छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास किया जाए और विश्वविद्यालय की भाषाओं और साहित्यिक परिषदों में छात्रों का प्रतिनिधित्व जरूरी किया जाए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से कोठारी आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों के अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए वो यहाँ पर आपने देख लिए। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर।
इसीलिए आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। अगला सवाल आपका, कोठारी आयोग के गुणों का आप वर्णन कर दीजिए। जो कोठारी आयोग थे उसके गुण क्या क्या थे? तो अधिक से अधिक लोगों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करना। कोठारी आयोग ने क्या कहा? अधिक से अधिक लोगों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। नए प्रयोगों और शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया, नए नए प्रयोग किए जाने लगे। शिक्षा के पुनर्गठन के द्वारा उसे उपयोगी बनाए जाने के व्यवहारिक प्रस्तुत का सुझाव प्राप्त किए गए। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा का सर्वांगीण विकास किया जाने लगा। शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय किए जाने का सुझाव दिया गया। शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाए। शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों को अधिकाधिक सहायता प्राप्त कराई जाए। इसके अलावा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक माध्यम प्रांतीय भाषाएं यदि हो सके तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, माध्यम जो है वो प्रांतीय भाषाएं, प्राथमिक से लेकर उच्च यानी कि हायर एजुकेशन तक जो भाषा का मीडियम हो, यानी कि जो भाषा जो एजुकेशन है वो प्रांतीय भाषाओं में दी जाए, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए यदि हो सके तो। ठीक है, अन्यथा नहीं भी। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य पर बल दिया जाए। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य पर बल दिया जाए। अगला सवाल था, प्रौढ़ शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाए। विज्ञान और कृषि शिक्षा के विकास पर बल दिया जाए। शिक्षा का जीवन से संबंधित होना है, जिसके कारण इस आयोग की प्रशंसा किए बिना नहीं रही जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य बताए। इसके अलावा अगला सवाल है आपका, कोठारी आयोग के दोषों का विवेचन कर दीजिए। तो कोठारी आयोग के प्रमुख दोषों का विवरण निम्न प्रकार से यहाँ बताया गया कि इस आयोग को पूर्ण रूपेण क्रियान्वित रूप देने से गांधी जी की बेसिक शिक्षा का दाह संस्कार हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर बल देने के कारण बालिकाओं दैनिक एवं आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। अंग्रेजी पर बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास जो है वृद्ध हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर बताया गया कि अंग्रेजी पर बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कि संस्कृति के अध्ययन के अभाव में प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता का लोप हो जाना। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में स्पष्ट विचारों का अभाव। भारत की शिक्षा में कोई रुचि न रखने वाले विदेशी व्यक्तियों को आयोग का सदस्य नियुक्त करना। ठीक है, ये इसके दोष थे। इसके अलावा और कौन कौन से दोष थे वो भी देख लेंगे। भारतीय शिक्षा का विभेदीकरण करना, शिक्षकों को अधिक शिक्षा देने में असफल। इसके अलावा शिक्षा में श्रम विभाजन के पक्ष को अधूरा छोड़ना। भारत में समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा देवनागरी लिपि का सामान्य लिपि स्वीकार किए जाने की उपेक्षा करना, ये इस शिक्षा के दोष थे। ठीक है, इसके बाद आगे बताया गया कि वास्तव में आयोग पर लगाए गए ये समस्त दोषारोपण पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, पर बात दूसरी है कि धनाभाव, नेताओं की मूर्खता और प्रशासनिक कठिनाइयों आदि के कारण अभी भारत में इस आयोग के सभी सुझाव और सिफारिशों को क्रियान्वित रूप ना दिया जा सका है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगले सवाल यहाँ पर किस तरह से बताया गया। भारतीय शिक्षा आयोग के प्रभावों का वर्णन यहाँ पर आपको करना है। जो भारतीय शिक्षा आयोग था सन 1964-66 में, कोठारी आयोग को ही भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित किया गया। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने के लिए प्रयत्न शुरू हो गए। अभी तो आपको पता ही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 10+3+3+4 ये वाला जो संरचना है ये स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, प्राइमरी से लेकर इंटर लेवल तक। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया, प्रयत्न शुरू हुए और एनसीईआरटी ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की। इस मित्र भाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन, देश का आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान और गणित का अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कार्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया। और कुछ प्रांतों यानी कि कुछ राज्यों में इस आधार पर प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया और उसे चालू भी किया गया। उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स को 3 वर्षीय कर दिया गया। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उनके उन्नयन के लिए ठोस कदम उठाए गए। साथ ही कच्ची शिक्षा में सुधार होने शुरू हुए और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को व्यापक बनाया गया। इसके साथ ही इस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो सुझाव दिए उनका अनुपालन भी शुरू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण भी इसी के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है याद। यशपाल कमेटी की अब यहाँ पर बात की जा रही है जो कि 1992 में बनी थी। ठीक है, तो यशपाल कमेटी क्या उल्लेख करना है आपको, बस्ते के बोझ को कम करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यशपाल कमेटी का जो मुख्य सुझाव था वो था स्कूली बच्चों के बस्ते का जो बोझ होता है उसको कम करना। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 1992 में श्री यशपाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1993 में प्रस्तुत कर दी। इसमें बस्ते के बोझ को कम करने के स्थान पर और बढ़ाते हैं क्या होता है, इसमें बस्ते के बोझ को कम करने के स्थान पर और बढ़ाते हैं। तो सरकार ने इसके समीक्षा हेतु श्री YN चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दल का गठन कर दिया। इस दल ने पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के स्थान पर प्राथमिक स्तर पर प्रवेश की आयु बढ़ाने, विद्यालय कार्य दिवस बढ़ाने, विद्यालयों की दशा सुधारने और पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने पर बल दिया। साथ ही सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया। हमारी दृष्टि से इसके लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या उपाय हैं चलिए देख लेते हैं। सारे उपाय यहाँ पर पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला उपाय जो यहाँ पर बताया गया, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना ही पड़ेगा भैया। यहाँ पर सबसे पहला उपाय बताया गया,
ज्ञान असीमित है, ये बिल्कुल सही बात है। ज्ञान क्या असीमित है और किशोरों की ग्रहण क्षमता सीमित। सब कुछ माध्यमिक शिक्षा की झोली में डाल देने की प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। जब चेतना संबंधी उपकरणों को यानी कि प्रकरणों को औपचारिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का अंग बनाने के स्थान पर वह कार्य जनसंचार के माध्यमों द्वारा किया जाए, उस स्थिति में माध्यमिक स्तर की वर्तमान पाठ्यचर्या का बोझ लगभग 5% तक कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यह बताया गया कि माध्यमिक स्तर पर केवल मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए अन्य एक दो भाषा सीखने की जो सुविधा है वो अवश्य प्रदान की जाए, ठीक है, जो मेधावी छात्र छात्रा होते हैं, ठीक। इसके अलावा समय की मांग के अनुसार किसी भी माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त अध्ययन की सुविधा अवश्य हो, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अदर जो लैंग्वेज होती हैं उनकी भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। माध्यमिक विद्यालयों में औसत बच्चों पर 2 अन्य भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य न करने से वर्तमान पाठ्यचर्या का जो बोझ है वो लगभग 20% और कम हो जाएगा। उस स्थिति में इस स्तर पर अपव्यय और अवरोधन भी कम हो जाएगा, ठीक है, अपव्यय और अवरोधन भी कम हो जाएगा। इसके बाद वर्तमान में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित का जो पाठ्यक्रम है वह सैद्धांतिक अधिक और अनुप्रयोग आधारित कम है। उसे भी औसत बच्चों की आवश्यकता अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है, तब बच्चों की उसमें रुचि होना स्वाभाविक है। इससे भी इस स्तर पर पाठ्यचर्या का जो बोझ है लगभग 5% तक कम होगा और अपव्यय और अवरोधन में इससे भी कमी आएगी। अगला पॉइंट है बताया गया कि सामाजिक विज्ञान में नित्य नए प्रकरण जोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए और जब कभी कोई नए प्रकरण जोड़ने आवश्यक हो तो साथ ही अनावश्यक प्रकरण उसमें से निकाल दिए जाएं, ठीक है। कई बार क्या होता है उसमें चैप्टर जोड़ दिए जाते हैं साइंस की बुक्स में, ठीक है। इनका यही कहना है कुछ नए चैप्टर जोड़े जा रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी पुरानी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं सिलेबस में कम किया जाए, ठीक है। अब कम की नहीं जाती चीज़ें, नई चीज़ें उसमें जोड़ दी जाती, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स पर उसका बोझ पड़ता है, ठीक है। और जब कोई नए प्रकरण जोड़ने आवश्यक हो साथ ही अनावश्यक प्रकरण निकाल दी जाए, उद्देश्यों में परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है। इससे पाठ्यचर्या के निरंतर विस्तार की प्रक्रिया पर भी अंकुश लगेगा। जो पाठ्यक्रम लगातार विस्तार होता जा रहा है, पाठ्यक्रम लंबा होता जा रहा है, इससे क्या होगा, पाठ्यक्रम विस्तार होने पर अंकुश लगेगा। अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है, 5 नंबर पॉइंट। हमारे देश में लोकतंत्र है, बिल्कुल है। हम प्रगतिशील माध्यमिक और शिक्षा संस्थाओं को कुछ अतिरिक्त प्रयोग करने से तो रोक नहीं सकते और ना ही रोकना चाहिए, पर उन्हें सब कुछ अनिवार्य करने से तो रोक सकते हैं। अनिवार्य तो उतना ही पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे औसत बच्चे पूरा कर सकें, यानी कि जो औसत एवरेज बच्चे हैं उस कोर्स को कंप्लीट कर सकें, उतना ही कोर्स बनाया जाना चाहिए प्रत्येक के क्लास के लिए। मेधावी बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को लागू करने की बात हम प्रारंभ में ही स्वीकार कर चुके हैं। जो मेधावी बच्चे हैं, जो पढ़ने में ज़्यादा तेज होते हैं, माइंडेड होते हैं, उनके लिए आप अलग से कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो औसत एवरेज बच्चे हैं उनके अनुसार ही कोर्स को डिज़ाइन किया जाना चाहिए प्रत्येक क्लास और प्रत्येक स्तर पर। और आज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपना इस क्लास का अंतिम सवाल, ठीक है। अंतिम सवाल देख लेंगे और अंतिम सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अंतिम सवाल आपका क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आप समझते कि हाँ, बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने बहुत बार पढ़ लिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कि आप क्या समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, बताइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1986 की शिक्षा नीति काफ़ी अंशों में पूर्ववर्ती शिक्षा नीति से मिलती जुलती है। जब तक शासन पद्धति या सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता तब तक नई नीति पर पुरानी नीति की स्पष्ट छाप रहती है। नई नीति वास्तव में पुरानी नीति का ही परिमार्जित रूप होती है, इसलिए 1986 की नई नीति का पुरानी नीति से कुछ साफ होना स्वाभाविक और तर्कसंगत प्रतीत होता है, परंतु नई नीति अपने साथ अनेक नए संकल्प लेकर आती है, यानी कि नए संकल्प लेकर आती है। इस नीति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें सम्मिलित किए गए संकल्प निम्न प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर बताया गया कि 10+2+3, ठीक है, 10+2+3 प्रणाली के प्रथम 10 वर्षों को 5+3 5/2 में विभक्त करने की राष्ट्रीय संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संकल्पना, शैक्षिक अवसरों की समानता और शिक्षा गुणवत्ता की तुलनीयता पर बल, केंद्र सरकार का आर्थिक दायित्व। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन किया जाए, पेरिस सेटिंग स्कूलों की स्थापना की जाए। अगला पॉइंट है बताया गया कि स्वायत्त कॉलेज तथा स्वायत्त विभागों उपाधि की नौकरी से भी लगता हो। अगला पॉइंट बताया गया कि ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, कंप्यूटर ज्ञान पर बल दिया जाए, जिला प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं, डाइट भारतीय शिक्षा आयोग शिक्षा सेवा की स्थापना हो। इससे स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, अवसरों की समानता, शैक्षिक गुणवत्ता की तुलनीयता, केंद्र का अधिक दायित्व, भारतीय शिक्षा जैसे प्रावधान इस दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हो सकेंगे। इससे प्रजातांत्रिक राष्ट्र की एक मूलभूत मान्यता पुष्टि हो सकेगी। पेस सेटिंग स्कूल प्रतिभाशाली और सुयोग्य छात्रों के लिए वरदान होंगे। इनसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी निकल सकेंगे जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में राष्ट्र का नेतृत्व
कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ बताया गया कि आगे स्वायत्त कॉलेज, स्वायत्त विभाग और डिग्री की रोजगार से विलकता के द्वारा उच्च शिक्षा की गुणात्मक उन्नति होने की आशा की जा सकती है। कंप्यूटर के ज्ञान की महत्ता से भारत न केवल आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ेपन से बच सकेगा, बल्कि साथ ही साथ प्रशासन में चुस्ती फुर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अध्यापकों को अधिक प्रभावशाली बनाने में सार्थक योगदान कर सकते हैं। ग्रामीण यानी कि जो गांव में यूनिवर्सिटियों की स्थापना में ग्रामीण अंचलों में युवकों को अपनी शैक्षिक उन्नति करने के अधिक अवसर जो है वो मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जो बताई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से रिलेटेड। लेकिन अभी आपको पता ही होगा NEP 2020 भी अब लागू हो चुकी है ऑल इंडिया में, NEP 2020। ठीक है, इसमें भी कई सारी चीज़ें अभी आपको पढ़ना है। जब आगे आप TET की परीक्षा देंगे, ठीक है, तो TET में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी NEP 2020 के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो सभी लोग चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट को चेक कर लें अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की हैं तब। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक और फेसबुक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से भी आप हम पे कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।